हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स के बारे में। जो हमारे सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं वो परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होते, उनमें किसी ना किसी तरीके के डिफेक्ट्स आते हैं। वो डिफेक्ट्स क्यों आते हैं? कभी या तो हम कुछ इम्प्योरिटी उन सॉलिड्स में ऐड कर दे, या फिर कोई एटम अपनी पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे चला जाए, या फिर कोई एटम सॉलिड क्रिस्टल में से मिसिंग हो। तो इन रीजंस की वजह से हमारे सॉलिड्स परफेक्ट क्रिस्टल्स नहीं होते, उनमें किसी तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होते हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो इम्परफेक्शंस होती है, ये जो मेरे आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें कैटायंस की वजह से भी आ सकती है और एनायंस की वजह से भी आ सकती है। हो सकता है कि हमारा कैटायन मिसिंग हो, या फिर कैटायन एक्सेस में प्रेजेंट हो, या फिर हमारा एनायन मिसिंग हो, या फिर जो जिस स्टोइचियोमेट्री में सॉलिड को बनना चाहिए था उस स्टोइचियोमेट्री में ये बन रहा नहीं बन रहा, तो उसकी वजह से मेरे पास सॉलिड्स में इम्परफेक्शंस आती है। उसी के डिफरेंट टाइप्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, जेईई में इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है, हो सकता है कि इस बार वो पूछ ले, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इम्परफेक्शन से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि वो इस बार ही इम्परफेक्शन इन सॉलिड से क्वेश्चन पूछ ले। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सबसे पहले डिफेक्ट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट या फिर एटॉमिक डिफेक्ट। ठीक है, अब ये एटॉमिक डिफेक्ट्स मेरे पास दो टाइप के होते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो नाम से ही पता लग रहा है, पॉइंट डिफेक्ट्स या फिर एटॉमिक डिफेक्ट मतलब कोई भी एक एटम सॉलिड क्रिस्टल में अपनी पोजीशन से मिसिंग है, या तो वो प्रॉपर पूरा मिसिंग है, वो क्रिस्टल से बाहर चला गया, वो क्रिस्टल में प्रेजेंट ही नहीं है, या फिर वो अपनी पोजीशन छोड़ के कोई दूसरी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग पॉइंट डिफेक्ट्स को या फिर एटॉमिक डिफेक्ट्स को डिफरेंट फॉर्म्स में क्लासिफाई करते हैं। अब ये जो मेरे पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं या फिर एटॉमिक डिफेक्ट्स होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स या फिर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हम लोग उन डिफेक्ट्स को बोलते हैं, दो टाइप के हमारे पास होते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स या फिर स्टोइचियोमेट्रिक इम्परफेक्शंस हम लोग उन डिफेक्ट्स को बोलते हैं जो कि क्रिस्टल की स्टोइचियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते, जो कि क्रिस्टल की सॉलिड की स्टोइचियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते। इनको हम लोग इंट्रिंसिक या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स इनको? क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो जो मेरे पास डिफेक्ट्स है उनका अमाउंट भी बढ़ जाता है, डिफेक्ट्स का अमाउंट भी बढ़ जाता है, जिस वजह से इनको हम लोग थर्मोडायनेमिक इफेक्ट्स बोलते हैं। और इंट्रिंसिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी हो रहा है क्रिस्टल के अंदर ही हो रहा है, क्रिस्टल के अंदर से या तो मेटल मिसिंग है, या तो क्रिस्टल में कुछ ना कुछ वो दूसरी पोजीशन को जाके ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। ठीक है, ये जो मेरे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं, इनसे मेरे पास सॉलिड की, इनसे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट से सॉलिड की स्टोइचियोमेट्री पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं, इनसे सॉलिड की स्टोइचियोमेट्री चेंज हो जाती है, मतलब जिस प्रॉपर स्टोइचियोमेट्री में वो बनने चाहिए उसमें वो फॉर्म नहीं होते। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। उससे पहले मेरे पास दो तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट्स और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नाम से ही पता लग रहा है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी का मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है। और वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी? जब कोई भी एक एटम क्रिस्टल में से मिसिंग होगा। सपोज करो ये पूरा मेरा सॉलिड स्ट्रक्चर था, सॉलिड क्रिस्टल था, इसकी दो पोजीशन से दो एटम्स मिसिंग हो गए, तो इसलिए इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल का क्या मतलब है? कोई भी एक एटम है क्रिस्टल के अंदर जाके किसी भी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स उसको हम लोग बोलते हैं। लाइक देखो मेरे पास ये दो एटम्स है, यहाँ पे मेरे पास वैकेंट स्पेस था क्रिस्टल में, इन दोनों एटम्स ने क्या किया? इस वैकेंट स्पेस को जाके ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ये मेरी इंटरस्टिशियल साइट्स है जिनको इन एटम्स ने जाके ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, अब देखो ये जो मेरे वैकेंसी डिफेक्ट्स होते हैं या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स होते हैं, ये नॉन आयनिक सॉलिड्स शो करते हैं।
ये नॉन आयनिक सॉलिड्स शो करते हैं, आयनिक सॉलिड्स नहीं शो करते, क्योंकि देखो आयनिक सॉलिड्स में मेरे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो मेरा सॉलिड है उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए। अगर एक कैटायन मिसिंग है तो एक एनायन भी मिसिंग होगा, इक्वल नंबर ऑफ आयंस मिसिंग होंगे, या फिर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स मेरे पास न्यूट्रल होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जो मेरे नॉन आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें कोई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती ही नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स को शो करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आयनिक सॉलिड्स के लिए हमारे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, जिसमें हमारे पास मेनली दो टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। जेई में इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन बोर्ड्स में तो हर साल इम्परफेक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और सिंपल क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, बस वो आपसे पूछता है कि बताओ इम्परफेक्शन, जो मेरे फ्रैंकल डिफेक्ट्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, शॉर्टकी डिफेक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो देखो सबसे पहला हमारे पास है शॉर्टकी डिफेक्ट्स। शॉर्टकी डिफेक्ट्स में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया आयनिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो शॉर्टकी डिफेक्ट एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट भी है, लेकिन इसमें मेरे पास शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिसिंग होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिसिंग होते हैं। मतलब अगर एक कैटायन मिसिंग होगा तो एक एनायन भी मिसिंग होगा, तभी तो न्यूट्रल रहेगा ना सॉलिड। अगर दो कैटायन मिसिंग होंगे तो दो एनायन मिसिंग होंगे, ठीक है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में मेरे पास इक्वल कैटायन, जैसे देखो ये मेरे पास पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यहां से मेरे पास एक A+ मिसिंग है, तो यहां से मेरे पास एक B- मिसिंग है, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिसिंग होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसमें से एटम्स मिसिंग है, तो सिस्टम जो मेरे पास ये सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से मेरे पास सॉलिड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो ये वो एटम्स दिखाते हैं जिनमें, ये वो सॉलिड्स दिखाते हैं जिनमें कैटायन और एनायन के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। कैटायन और एनायन का जो साइज होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है, कैटायंस और एनायंस के साइज ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मतलब कैटायंस और एनायंस के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो देखो, और थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि देखो क्योंकि यहाँ पे मेरे कैटायंस और एनायंस मिसिंग हो गए, तो ये जो वैकेंट साइड्स बनी ना इनको हम लोग होल्स बोलते हैं, ठीक है, इनको हम लोग होल्स बोलते हैं। और इन होल्स की वजह से जो क्रिस्टल है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसका एग्जांपल आएगा मेरे पास KCl, NaCl, सीजियम क्लोराइड या फिर AgBr। फ्रैंकल डिफेक्ट्स के एग्जांपल होते हैं KCl, NaCl, AgBr। वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे देगा और पूछेगा बताओ इनमें, सॉरी शॉर्टकी डिफेक्ट के एग्जांपल है, वो आपको डिफरेंट एग्जांपल दे देगा और पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा शॉर्टकी डिफेक्ट शो नहीं करता, ठीक है। तो KCl, NaCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr ये ऐसे कैटायंस और एनायंस शो करते हैं जिनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और एक और पॉइंट, यहाँ पे इन होल्स की वजह से यहाँ पे इन तरह के स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो देखो, और यहाँ पे इन होल्स के मूवमेंट की वजह से, जैसे अगर इस होल को फुलफिल करना है तो कोई दूसरा कैटायन क्या करेगा, अपनी पोजीशन छोड़ के इन होल पे जाएगा और होल वाली जगह पे एक नया होल क्रिएट हो जाएगा ना, इस कैटायन की जगह पे एक नया होल क्रिएट हो जाएगा। फिर उस होल को फुलफिल करने के लिए कोई दूसरा कैटायन यहाँ पे जाएगा और उसकी पोजीशन पे होल क्रिएट हो जाएगा। इन्हीं होल्स की वजह से इनके पास लो कंडक्टिविटी, ये जो होल्स है मूव कर रहे हैं, आयंस भी मेरे मूव कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से यहाँ पे इन तरह के सॉलिड्स में मेरे पास लो कंडक्टिविटी होती है, मतलब कि ये लो कंडक्टेंस शो करते हैं, ठीक है। तो देखो ये था मेरे पास शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या था, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिसिंग थे, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कोई भी कैटायन या कोई भी एनायन वो अपनी साइड छोड़ के किसी दूसरी इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये भी एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज करो मेरे पास ये कैटायन A+ था, इसकी पोजीशन ये थी, इसने अपनी पोजीशन तो छोड़ दी और वो जाके यहाँ पे ये जो गैप था ना मेरे पास, इस यहाँ पे जाके बैठ गया, एक इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं,
फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखो यहाँ पे तो क्या था, केटायंस और एनायंस बाहर चले गए थे, मिस हो गए थे, जिसकी वजह से हमारी डेंसिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे कोई भी केटायन एनायन क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर नहीं गया, उसने बस अपनी पोजीशन को छोड़ के दूसरी साइड को ऑक्यूपाई कर लिया, तो कुछ मिसिंग तो हुआ ही नहीं। इसी वजह से फ्रैंकल डिफेक्ट में जो हमारी डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, डेंसिटी सेम रहती है, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट्स में हमारे पास डेंसिटी सेम रहती है, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या था, जो केटायंस और एनायंस थे उनके साइज ऑलमोस्ट सिमिलर थे, केटायंस और एनायंस के साइज ऑलमोस्ट सिमिलर थे। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में जो केटायंस और एनायंस होते हैं इनके साइज ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं होते, इनके साइजेस में बहुत लार्ज डिफरेंस होता है, ठीक है। केटायंस और एनायन के साइज ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं होते, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में केटायंस और एनायंस के साइज ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं होते। शॉर्टकी डिफेक्ट में जो केटायंस और एनायंस ऐसे आयंस थे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे क्रिस्टल जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसे आयन क्रिस्टल्स दिखाते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, ठीक है। तो ये हुआ फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। दूसरा, ये भी कम स्टेबल होता है क्योंकि देखो यहाँ पे भी होल्स क्रिएट हो गए ना, इन्हीं होल्स की वजह से इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद इस होल को फुलफिल करने के लिए कोई दूसरा केटायन यहाँ जाएगा, उस दूसरे केटायन की पोजीशन पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी, उसी वैकेंसी की वजह से, इन्हीं होल्स की मूवमेंट की वजह से, आयंस की मूवमेंट की वजह से ये भी लो कंडक्टिंग होते हैं। इनके एग्जांपल्स अगर मैं देखूं तो इनके एग्जाम्पल्स होते हैं AgBr, AgCl, AgI। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेरे पास AgBr होता है वो फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है और वो शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ AgBr कौन सा ऐसा, ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि कौन सा ऐसा इसमें सॉलिड है जो कि फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है। तो मेरा आंसर है AgBr। AgBr दोनों तरीके के डिफेक्ट्स को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के डिफेक्ट की, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं? नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होते हैं जिनमें कोई भी अगर इम्परफेक्शन आती है, कोई एटम मिसिंग आता ना, तो पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टोशियोमेट्री बदल जाती है, पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टोशियोमेट्री बदल जाती है। यानी कि पहले अगर रेशो केटायन और एनायन में 1:1 था तो अब 1:1 नहीं रहेगा, वो 0.96:1 कुछ इस तरीके से स्टोशियोमेट्री ही बदल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। अब देखो ये जो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं ना, ये भी दो टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब देखो या तो मेटल एक्सेस में होगा या फिर मेटल डेफिशिएंट होगा, ठीक है। अब मेटल एक्सेस में दो तरीके से हो सकता है, या तो मेरे पास मेटल खुद ही एक्सेस में है, ठीक है, या फिर मेरे पास कोई एनायन, अगर मेरे पास कोई एनायन मिसिंग होगा, कोई एनायन मिसिंग होगा, तो देखो या अगर मेरे पास एनायन मिसिंग होगा तो ऑब्वियसली मेटल अपने आप एक्सेस में हो जाएगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से हो सकता है, या तो मेरा मेटल खुद ही एक्सेस में हो या फिर मेरा एनायन मिसिंग हो, कोई एनायन मिसिंग हो। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मेटल की डेफिशिएंसी, कोई मेटल जो है उसमें कोई भी मेटल एक पर्टिकुलर साइड से मिसिंग है तो मेरे पास क्रिएट हो जाते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट एनायनिक वैकेंसीज की वजह से, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, ठीक है। क्या होता है इसमें, देखो सपोज करो मेरे पास ये पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एक केटायन छोटा है, एनायन देन केटायन, एनायन केटायन, इस तरीके से वो आपस में पूरे स्ट्रक्चर में अरेंज है, ठीक है। अब देखो इस पोजीशन पे, यहाँ पे मेरे पास केटायन था, यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए था, एक एनायन होना चाहिए था, लेकिन एनायन की जगह उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रलिटी तो मेंटेन ही होनी चाहिए ना, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एनायन ने इस पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ, एक फ्री इलेक्ट्रॉन ने इस पोजीशन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन ने इस पोजीशन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आया, ठीक है, मतलब कि इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक एनायन कम है। अगर एनायन कम है मतलब मेटल ज्यादा है ना, मेटल की क्वांटिटी ज्यादा है, मेटल एक्सेस में है, तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो इसका एक बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है
NaCl के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, NaCl का जो सॉलिड क्रिस्टल होता है, अगर इस NaCl के सॉलिड क्रिस्टल को हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, NaCl के सॉलिड क्रिस्टल को अगर हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, तो इस तरीके का डिफेक्ट अराइज होता है। एक Cl- की जगह एक इलेक्ट्रॉन उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये हो कैसे रहा है, देखो हमने क्या किया, NaCl का क्रिस्टल लिया, NaCl के क्रिस्टल को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स। तो ये सोडियम क्या करेगा, सोडियम मेटल है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, तो ये Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, ठीक है। ये Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या था, Cl- ने क्या किया, अपनी पोजीशन को छोड़ दिया, ठीक है। Na+ की Na वेपर की प्रेजेंस में हीट किया, उस Na ने क्या किया, सोडियम प्लस आयंस दिए और इलेक्ट्रॉन दिए। Cl- ने क्या किया, वो क्रिस्टल सिस्टम से बाहर निकल गया और उसने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम वेपर ने दिया था, इस इलेक्ट्रॉन को भी तो कुछ ना कुछ पोजीशन चाहिए, उसको ये पोजीशन मिली खाली इस क्रिस्टल सिस्टम में, तो इसने क्या किया, ये जो क्रिस्टल सिस्टम था उसने क्या किया, इस वैकेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब कि Cl- ने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया, ठीक है, किसी भी रीजन से उसने अपनी पोजीशन को छोड़ा और उसके बाद Cl- बाहर चले गए। अब Cl- जो बाहर गए ना, उन्होंने तो Na+ के साथ कंबाइन कर लिया और NaCl बना लिया। अब बचे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, यहाँ पे एक एनायनिक साइट वैकेंट थी ना, इस एनायनिक साइट को जाके ऑक्यूपाई कर लिया। यानी कि देखो यहां पे मेरे पास हो क्या रहा है, एनायनिक साइट्स को इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। एनायनिक साइट्स को इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं और ऐसी पोजीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, F सेंटर्स बोलते हैं। एनायनिक साइट्स ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड एज F सेंटर्स। और यही जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो यहाँ पे एनायनिक साइट पे प्रेजेंट है, यही NaCl के येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जैसे ही हम इसको कुछ ना कुछ एनर्जी देंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर उसके पास एनर्जी आई तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में नीचे आएगा तो वो एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और वो जो एनर्जी एमिट कर रही है उसने, उसकी वेवलेंथ रेंज येलो कलर की होती है, इसीलिए मेरे पास NaCl का जो क्रिस्टल है वो येलो कलर का दिखता है। इसको हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। एनायनिक साइट जो खाली हुई थी, क्या हुआ, जब हमने सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट किया तो सोडियम वेपर्स जो है Na+ में चेंज हो गए, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन ने Cl- की जगह को जाके ऑक्यूपाई कर लिया, और जो Cl- थे वो Na+ के साथ कंबाइन कर गए और NaCl की फॉर्मेशन हो गई, NaCl की फॉर्मेशन हो गई। इसी को हम बोलते हैं F सेंटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही सिमिलरली जब हम लोग LiCl को हीट करते हैं लिथियम वेपर्स की प्रेजेंस में, तो ये हमें पिंक कलर का दिखता है, तो ये हमें पिंक कलर का दिखता है क्योंकि LiCl के क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेंगे। जब हम उस पर एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ अ कलर, और वो कलर कौन सा होता है, मेरे पास पिंक कलर होता है। और ऐसे ही मेरे पास जो KCl होता है, KCl को जब हम लोग पोटेशियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वो वॉयलेट कलर का दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हुआ मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एनायनिक वैकेंसीज की वजह से, ठीक है। अब एनायन मिसिंग हो या कैटायन ज्यादा हो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो हो गई। तो सेकंड टाइप हमारे पास आता है यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल पोजीशन। यानी कि देखो मेरे पास कोई भी एक कैटायन है, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे 2 A+ मिसिंग है, ठीक है, 2 A+ मिसिंग है, ठीक है। 2 A+ की जगह हमारे पास अगर एक हायर चार्ज वाला +2 वाला आ जाए, ठीक है, मतलब कि देखो सपोज करो, एक सेकंड, यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा कैटायन। इसका एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। सपोज करो मेरे पास एक जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है। जब मैं जिंक ऑक्साइड को हीट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, जिंक 2+ प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक 2+ प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो जब मैंने इस क्रिस्टल को हीट किया तो मुझे जिंक 2+ आयंस मिले और 2 इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो एक्सेस ऑफ जिंक 2+ आयन है ना, ये क्या करेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एक इंटरस्टिशियल साइट को जाके ऑक्यूपाई कर लेंगे।
क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर इंटरस्टिशियल साइट को जाके ऑक्यूपाई कर लेंगे, और ये जो मेरे दो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी, क्योंकि न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रखनी है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, कोई इंटरस्टिशियल साइट को जाके ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिसकी वजह से मेरे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से हो जाता है। होता क्या है, जब हम क्रिस्टल को हीट करते हैं, ठीक है, जब हम क्रिस्टल को हीट करते हैं तो जो एक्सेस ऑफ मेटल आयंस होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट को जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, क्योंकि क्रिस्टल मेरा न्यूट्रल होना चाहिए, जिस वजह से मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स भी इंटरस्टिशियल साइट को जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी इंटरस्टिशियल साइट को जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जब मेरे पास कोई मैं और एनर्जी दूंगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और जब एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो एनर्जी को एमिट करते हैं, जिसकी वजह से ZnO भी मेरे पास येलो कलर का होता है। ZnO भी मेरे पास येलो कलर का होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और जब वो नीचे आते हैं तो ये वापस एनर्जी को एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनी कलर, जो भी वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग होती है ना एनर्जी गैप के, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो कलर एब्जॉर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास नेक्स्ट टाइप के डिफेक्ट्स, नेक्स्ट है मेरे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गए, अब है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है, सपोज मेरे पास एक +1 वाले कैटायंस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मिसिंग है, ठीक है, उसमें अगर कोई दूसरा कैटायन आ जाए जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो तो होगा क्या, जैसे मेरे पास क्या था, +1 वाले थे, सपोज Na+ था, 2 Na+ थे, अगर कोई +2 वाला आ जाए, ठीक है, कोई +2 वाला आ जाए, अब तो +2 के लिए 2 साइड खाली करानी पड़ेगी ना मुझे, +2 वाले आयन के लिए 2 साइड खाली करानी पड़ेगी। अब एक साइड को तो +2 वाला ऑक्यूपाई कर लेगा, दूसरी साइड ऐसे ही रह जाएगी, तो उसकी वजह से मेरे पास मेटल की डेफिशिएंसी आ जाएगी, और ऐसे डिफेक्ट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं, लाइक आयरन ऑक्साइड की बात करूं, जिनको इनकी प्रॉपर स्टोइचियोमेट्री में प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लाइक 1:1 स्टोइचियोमेट्री में प्रिपेयर करना इसको मुश्किल है। ठीक है, इसमें आयरन का जो रेशियो होता है जनरली फ्रॉम 0.93 to 0.96 वेरी करता है, और ऑक्सीजन का 1 होता है। ठीक है, तो इनको प्रॉपर स्टोइचियोमेट्री में प्रिपेयर करना मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरे पास कुछ Fe2+ आयंस जो होते हैं ना वो मिस हो जाते हैं। ठीक है, मेटल की डेफिशिएंसी होती है, कुछ Fe2+ आयंस मिसिंग होते हैं, उस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग कुछ Fe3+ आयंस डाल देते हैं, उस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग Fe3+ आयंस डाल देते हैं, मतलब कि न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई, लेकिन मेटल की Fe2+ आयंस की कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी हो गई। ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में A+ आयन मिसिंग है, इस A+ आयन की डेफिशिएंसी को मिक्स वो करने के लिए, मतलब न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम कोई हायर चार्ज वाला कैटायन डाल देंगे। तो कैटायन तो डाल दिया हायर चार्ज वाला, लेकिन ये साइड मेरी ऑक्यूपाई नहीं हो पाएगी। तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर हम कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, जैसे कि अगर मैं NaCl में SrCl2 ऐड करूं, तो देखो Na पे क्या है, +1, ये मेरे पास पूरा सॉलिड है, इसमें मैंने इंप्योरिटीज डाली स्ट्रोंशियम क्लोराइड की। ठीक है, तो मैंने SrCl2 डाला, तो देखो हुआ क्या मेरे पास, यहाँ पे इस एक Na पे +1 चार्ज, लेकिन एक इस पे कितना है, +2 चार्ज है ना, +2 चार्ज है। ठीक है, इस पे +1 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है। ठीक है, तो देखो अगर इसको इसके क्रिस्टल में जाके कुछ पोजीशन ऑक्यूपाई करनी है, तो मेरे पास +2 चार्ज, मतलब +2 मिसिंग होना चाहिए ना, मतलब कि एक स्ट्रोंशियम 2+ को 2 Na+ आयन को हटाना पड़ेगा, तभी एक स्ट्रोंशियम 2+ जाएगा, क्योंकि चार्ज भी तो बैलेंस होना चाहिए ना। यानी कि देखो मेरे पास 2 Na+ मिसिंग हो गए। ठीक है, +2 इसमें नहीं है। ठीक है, अब उस +2 के लिए मैंने स्ट्रोंशियम +2 डाला, अब हटाए मैंने 2, रिमूव मैंने 2 आयन किए, लेकिन इंसर्ट मैंने एक ही आयन किया, स्ट्रोंशियम +2। ठीक है, इंसर्ट मैंने एक ही आयन किया, तो एक जगह तो फिर भी खाली बच गई। ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं, कि हम सॉलिड क्रिस्टल में अगर कोई इंप्योरिटी ऐड कर दे, कोई दूसरा सॉलिड ऐड कर दे, तो हायर चार्ज वाला कैटायन
उसमें ऐड कर दे, तो मेरे पास नंबर ऑफ आयंस प्रॉपर नहीं है लेकिन चार्ज बैलेंस है, तो मेरे पास कुछ साइड्स वैकेंट बच जाती है, और ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जब हम लोग NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड एज एन इंप्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे सारे डिफेक्ट्स खत्म हुए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल डिफेक्ट्स से रिलेटेड। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, इफ NaCl इज डोप्ड विद 10 to the power -2 mol% Cl2, यानी कि NaCl में मैंने 10 to the power -2 mol% SrCl2 डाला है, यानी कि कितने मोल Cl2 डाला है, 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 10 to the power -4 मोल SrCl2 मैंने ऐड किया है। ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज, कितनी कैटायन वैकेंसीज यहाँ पे क्रिएट होगी। तो देखो, एक NaCl में जब मैंने एक SrCl2 डाला तो एक पोजीशन तो Sr2+ ने ऑक्यूपाई कर ली, एक ही तो वैकेंट हुई है, एक ही तो वैकेंट हुई है, तो मेरे पास यहाँ पे एक SrCl2 एक कैटायन वैकेंसीज क्रिएट करेगा, तो 10 to the power -4 मोल SrCl2 10 to the power -4 मोल SrCl2 कितनी कैटायन वैकेंसीज क्रिएट करेंगे, 10 to the power -4 कैटायन वैकेंसीज। ठीक है, यानी कि ये तो मोल्स में है, मुझे अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज बतानी है तो बस मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 10 to the power -4 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, यानी कि 10 to the power -4 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 19। ठीक है, 10 to the power 6.022 इन 10 to the power 19, ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आ जाएगी। टोटल इतनी कैटायनिक वैकेंसीज मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, इफ NaCl इज ड्रॉप्ड विद 10 to the power, NaCl में अब हमने 10 to the power -3 मोल% GaCl3 डाला है। ठीक है, GaCl3 डाला है। ठीक है, 10 to the power -3 मोल% का मतलब है 10 to the power -5 मोल GaCl3। ठीक है, तो देखो मेरे पास गैलियम 3+ आयन प्रेजेंट है और Na+ आयन है, तो एक गैलियम 3+ के लिए +3 चार्ज के लिए मुझे 3 Na+ आयन हटाने पड़ेंगे। ठीक है, 3 Na+ आयन हटाने पड़ेंगे ना, तभी तो +3 ऑक्यूपाई करेगा आके। अब देखो, उन 3 पोजीशन में से एक पोजीशन तो कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, गैलियम 3+। ठीक है, एक पोजीशन तो गैलियम 3+ ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन दो वैकेंट साइड मेरे पास फिर भी बच जाएगी। SrCl2 में एक पोजीशन स्ट्रोंशियम 2+ ऑक्यूपाई कर रहा था, एक Na+ खाली पड़ा हुआ था, लेकिन GaCl3 में एक पोजीशन मेरा गैलियम 3+ ऑक्यूपाई कर रहा है, बाकी 2 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है, यानी कि एक GaCl3 2 कैटायन वैलेंसीज को कर रहा है, 2 कैटायन वैकेंसीज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि मेरे पास NaCl में अगर मैंने 10 to the power -5 मोल GaCl3 डाला है, तो टोटल कितने मोल्स कैटायनिक वैकेंसीज होगी, टोटल मेरे पास 2 इंटू 10 to the power -5 मोल कैटायनिक वैकेंसीज होगी। ठीक है, नंबर निकालना है तो बस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 10 to the power -5 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस चार्ज देख लेना, ऐसे कोई +4 वाला होता ना तो वो 3 वैकेंसीज क्रिएट करता, +5 वाला होता तो वो 4 वैकेंसीज क्रिएट होता, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, सॉरी, कैलकुलेट calcium crystallizes in FCC unit cell with 0.556 नैनोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी। कैल्शियम जो है वो FCC यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज कर रहा है, हमें एज लेंथ गिवन है कितनी, 0.556 नैनोमीटर। ठीक है, 0.556 नैनोमीटर या फिर 0.556 इंटू 10 to the power -7 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द डेंसिटी इफ इट कंटेन्स 0.2% फ्रैंकल डिफेक्ट। इफ इट कंटेन्स 0.2% फ्रैंकल डिफेक्ट, तो देखो मेरे पास फ्रैंकल डिफेक्ट में तो डेंसिटी कोई चेंज ही नहीं होती, फ्रैंकल डिफेक्ट में तो डेंसिटी चेंज ही नहीं होती, तो सिंपल डेंसिटी क्या हो जाएगी, Zm/A³ इंटू Na। Z मेरे पास कितना होगा, वही 4, 4 ही एटम्स होंगे क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स तो सेम ही रहते हैं ना। 4 इंटू मोलर मास कैल्शियम का 40, A³ A कितना है मेरे पास, 0.556 इंटू 10 to the power -7 का क्यूब इंटू Na, डेंसिटी आ जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में।
ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास, अगर उसमें 0.1% शॉर्ट की डिफेक्ट हो तो, अब देखो शॉर्ट की डिफेक्ट डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है, हमें पता है, और कितना परसेंट है, 0.1% है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास Z क्या हो जाएगा, Z मेरे पास हो जाएगा जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसका 0.1% कम कर दो, उसका 0.1% कम कर दो। नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, 4 FCC यूनिट सेल में, तो 4 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4, मेरे पास Z ये आ जाएगा। अब मेरे पास क्या हुआ, शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो गई। डेंसिटी क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि कुछ एटम्स मिसिंग हो गए ना, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस बाहर चले गए, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस उसमें से मिसिंग है, तो नंबर ऑफ एटम्स पे इफेक्ट पड़ेगा। जितना परसेंट शॉर्ट की डिफेक्ट उतने परसेंट टोटल नंबर ऑफ एटम्स का उतना परसेंट कम हो जाएगा। तो मेरे पास Z इफेक्टिव, अब जो Z इफेक्टिव आएगा शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से वो इतना होगा। अब मुझे डेंसिटी के फॉर्मूला में Z पुट नहीं करना, 4 पुट नहीं करना, ये Z इफेक्टिव पुट करना है, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.996, ठीक है। ये Z इफेक्टिव पुट करना है, मोलर मास वही है 40, एज लेंथ वही है 0.556 इंटू 10⁻⁻7 का क्यूब इंटू में Na अवोगाड्रो नंबर। तो बस डिफेक्ट की वजह से, शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी क्यों कम हो जाती है, क्योंकि मेरा Z इफेक्टिव कम हो जाता है, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए हम Z को 4 ही लेंगे जो हमारे पास FCC यूनिट्स के लिए होता है, ठीक है। तो बाकी काम बस मैथ्स का है, आपको खुद सॉल्व करना है और आंसर निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस करे इम्प्योरिटीज और इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, ठीक है, जो कि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई में इससे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं, पहले पूछे जाते थे, काफी टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है, लेकिन अब 2020 में क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस लेक्चर आपको कोई भी डाउट है आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।